नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अतुल्य आरएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, जैसे हमने शुरू किया था भारतीय राज्य व्यवस्था का सिलेबस, जो कि आरएस प्री भर्ती परीक्षा के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है और अन्य किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। जहाँ कहीं भी राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्न आने हैं तो उन सभी के लिए ये जो टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, जहां हम सिलेबस की बात करें तो ये पहले वाला पोर्शन हमने पूरा कर लिया था। अभी हम राष्ट्रपति पे चल रहे थे और जैसा मैंने कहा था कि थोड़ा सा ये टॉपिक ज़्यादा बड़ा है ना। तो आज अपनी कोशिश यही है कि इस वीडियो में राष्ट्रपति अपना पूरा हो जाएगा, उसके बाद में बस थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा मैटर रहा है, जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा। 2-3 दिन क्लासेज आपकी नहीं हो पाई, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन अभी नेक्स्ट आपके कंटिन्यूस रहने वाली है और बड़ी जल्दी अपने सिलेबस को पूरा भी कर लेंगे। तो दोस्तों, आज अपनी 16वीं क्लास है और 16वीं क्लास में भी हम राष्ट्रपति को ही पढ़ेंगे। जैसा कि हम इस चैप्टर को जब शुरू किया था, इस सीरीज़ को जब शुरू किया था, तो हमने बात की थी कि हम क्लास नोट्स जो हैंड रिटन हमारे नोट्स है वहाँ से अपनी स्टडी करेंगे, ताकि आपको एक बेहतरीन कंटेंट उपलब्ध करवाया जा सके। तो चलिएगा, बिना समय खराब किए चलते हैं अपनी पीडीएफ की और देखते हैं आज हम क्या नया सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में हमने राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के विषय में बात कर ली थी, अब अपने इसकी कार्यकारी शक्तियों की यानी कार्यपालिका से संबंधित जो शक्तियां हैं उनके विषय में बात करने वाले हैं। तो जैसा हमने स्टार्टिंग में ही बात की थी कि अनुच्छेद 53 ये कहता है कि भारत संघ है हमारा, जो हमारा भारतीय राष्ट्र है, उसकी समस्त कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में ही निहित होगी। यानी राष्ट्रपति के ही नाम से सारे कार्य होते हैं। जो हस्ताक्षर होंगे, कोई अध्यादेश निकलेगा, कुछ भी होगा, वो सभी राष्ट्रपति के नाम से ही होते हैं। तो इस अनुच्छेद 53 को हमें बड़े अच्छे से याद रखना है दोस्तों। 53 ये कहता है कि भारतीय संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में ही निहित होगी, यानी अन्य किसी को उसको फॉरवर्ड नहीं किया जा रहा है। ये सारी शक्तियां राष्ट्रपति को ही मिली हुई हैं। कार्यकारी शक्तियां 53 के अनुसार राष्ट्रपति में निहित है, इसीलिए राष्ट्रपति को कार्यपालिका का प्रमुख कहा जाता है। दोस्तों, क्या कहा जाता है? प्रधान तो यही है, चाहे किसी भी प्रकार से हो, प्रधान तो इसी को माना जाएगा। तो राष्ट्रपति जो है वो कार्यपालिका का हमारा प्रमुख होता है। इसके बाद में इससे जुड़ा हुआ एक और आर्टिकल है 74। अब जब हमने ये कहा, ध्यान दीजिएगा इस बात पर कि राष्ट्रपति की कार्यपालिका भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में निहित होगी, यानी सारे कार्य राष्ट्रपति को करने हैं। तो क्या राष्ट्रपति अपने आप कर पाएगा क्या? इसी से जुड़ा हुआ हमारा दूसरा आर्टिकल आता है 74। 74 क्या कहता है कि राष्ट्रपति जो कार्य करेगा ना, जब हमने ये कहा कि राष्ट्रपति के पास में सारी कार्यपालिका शक्ति है, तो उनको करेगा कैसे, किसकी सलाह से काम करेगा? तो यहाँ कहा गया 74 कहता है कि राष्ट्रपति को कार्यकारी शक्तियों को निभाने के लिए उसको सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेगा। जिसकी अध्यक्षता कौन करेगा दोस्तों? प्रधानमंत्री करेगा। तो यहाँ पर देखिएगा, मंत्रिपरिषद का कार्य क्या होता है? मंत्रिपरिषद का कार्य है राष्ट्रपति को सलाह देना, ताकि वो अपनी कार्यकारी शक्तियों का उपयोग कर सके, है ना। यही कार्य प्रधानमंत्री का रह गया। तो मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री, जिसका कार्य है राष्ट्रपति को सलाह देना, क्योंकि सारी कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित है? राष्ट्रपति में। अब यहाँ ये आता है कि राष्ट्रपति को सलाह देती है कौन? मंत्रिपरिषद। तो क्या मंत्रिपरिषद ने क्या सलाह दी, कौन सी सलाह दी, वो सही थी या गलत थी? क्या इसकी जांच न्यायालय के द्वारा की जा सकती है क्या? नहीं। तो इसकी जांच जो है न्यायपालिका इस सलाह की जांच नहीं कर सकती। तो क्या राष्ट्रपति इसको लौटा सकता है क्या? राष्ट्रपति इसको एक बार लौटा सकता है, एक बार सलाह को वापस लौटा सकता है, फिर वो वापस आती है तो उसको माननी होती है। तो अब मैं एक बार फिर से उसको देखिएगा, ब्रीफ करना चाहूँगा। नंबर 1 हमने कहा आर्टिकल 53 ये कहता है कि भारतीय संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में होगी, राष्ट्रपति के नाम से सारे कार्य होंगे। लेकिन राष्ट्रपति किसके सलाह से काम करेगा? वो काम करेगा मंत्रिपरिषद की सहायता से काम करेगा, उसकी सलाह से काम करेगा, और उस मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति होगा वो प्रधानमंत्री होगा, है ना। अब हम कहें तो अगर प्रधानमंत्री ने या मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति को क्या सलाह दी, वो सलाह कैसी थी? क्या उसकी जांच की जा सकती है कि न्यायपालिका के द्वारा? नहीं। तो उसके द्वारा कोई जांच नहीं की जा सकती। दूसरी बात,
कि क्या राष्ट्रपति के पास में सलाह आई, तो वैसे तो देखिएगा जनरली हम बहुत से लोगों से सलाह लेते हैं, लेकिन करते तो शायद अपने मन की ही है। लेकिन हमने किसी से सलाह ली तो हम सलाह लेने के लिए बाध्य नहीं होते, लेकिन यहाँ तो मामला कार्यकारी शक्तियों को निभाने का है ना, ये आपके कोई जीवन से जुड़े मामले की तो सलाह है नहीं। तो यहाँ हम कहें कि राष्ट्रपति को सलाह दी गई है तो राष्ट्रपति उसको मना कर सकता है क्या, क्या कर सकता है उसका, तो राष्ट्रपति उस सलाह पर गौर करने के लिए एक बार वापस लौटा सकता है। ये प्रावधान हुआ था 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब अनुच्छेद 75 क्या कहता है दोस्तों, यहाँ ध्यान दीजिएगा। 53 कहता था कि कार्यपालिका शक्तियां ऐसे में होगी। 74 कहता है कि इन कार्यपालिका शक्तियों को करने के लिए उसके पास में एक मंत्री परिषद होगी जिसका जो प्रधान है वो प्रधानमंत्री होगा। तो 75 ये कहता है कि फिर प्रधानमंत्री और उस मंत्री की नियुक्ति करेगा कौन, तो प्रधानमंत्री और मंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा। यही देखिएगा कानून बनाने से संबंधित जो शक्तियां होंगी वो तो उसके कहलाएंगी विधायी शक्तियां। शासन चलाने के लिए जो भी कार्य किए जाते हैं उन्हें हम एग्जीक्यूटिव पावर्स बोलते हैं, वो उसकी जो है कार्यकारी शक्तियां होती हैं। तो कार्यकारी शक्तियों में आता है किसी की नियुक्ति वगैरह करना, है ना। तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्री की नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है। ये 75 में आर्टिकल 76 की बात करें तो इसके द्वारा जो है महान्यायवादी की अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 77 की बात करें, 77 53 ध्यान दीजिएगा, 53 और 77 दोनों कनेक्टेड हैं। 53 तो ये कहता है कि समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी। 77 ये कहता है कि संघ की कार्यपालिका के सारे कार्य राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। ध्यान दीजिएगा किसके नाम से होते हैं, यानी जो भी कार्य होगा ना संघ की कार्यपालिका के जो भी कार्य होंगे वो सारे के सारे राष्ट्रपति के नाम से ही होते हैं, उसी के नाम के साइन होते हैं। अब हम कहें राष्ट्रपति और क्या कर सकता है, विभिन्न मंत्रालय के अंदर देखिएगा मंत्री परिषद होती है सलाह देने के लिए, जिसका मुख्य प्रधानमंत्री होता है, उन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है और वही उनमें क्या करता है विभिन्न मंत्रालयों का आवंटन करता है, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह से करता है। 78 की बात करें और कौन सी पावर है, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से सूचना मांग सकता है। हालांकि वास्तविकता तो हम जानते हैं कौन किससे सूचना मांगता है ना। तो यहाँ राष्ट्रपति जो है पीएम से सूचना मांग सकता है किसके बारे में, प्रधानमंत्री के कर्तव्यों के बारे में जो राष्ट्रपति के संबंध में है। विधायी मामलों की सूचना जो है राष्ट्रपति को दी जाए, प्रशासनिक मामलों की सूचना प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देगा। किसी मंत्री के लिए निर्णय संपूर्ण मंत्री परिषद के समक्ष रखवाए जाएंगे। किसी मंत्री ने कोई निर्णय लिया है और वो उसका जो है मंत्री परिषद में नहीं रखा जा रहा है तो राष्ट्रपति का ये दायित्व है कि प्रधानमंत्री कहने पर, राष्ट्रपति कहने पर वो उसको है मंत्री परिषद के समक्ष रखवाएगा। ये प्रधानमंत्री के कर्तव्य है राष्ट्रपति के संबंध में। ठीक है, अब हम देखें राष्ट्रपति के द्वारा दी जाने वाली नियुक्तियां कौन कौन सी हैं, किन किन की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। अभी तो हमने ये भी देखा ना कि प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति तो कौन करता है, राष्ट्रपति ही करता है। किसकी नियुक्ति करता है, महान्यायवादी के आर्टिकल 76 के अनुसार। यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। अनुच्छेद 124 कहता है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कौन करेगा, राष्ट्रपति, अनुच्छेद 217 के अनुसार। अनुच्छेद 124 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। अनुच्छेद 217 की बात करें, 17 में हाई कोर्ट जो राज्य के होते हैं उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। इसके अलावा केग की नियुक्ति 148 के अनुसार राष्ट्रपति करता है। सभी राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है, अनुच्छेद 155 के अनुसार राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 324 के अनुसार निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भी कौन करता है, यही करता है। इसके अलावा अनुच्छेद 239 के अनुसार जो यूनियन टेरिटरी है, अपने संघ शासित प्रदेश हैं, उनके राज्यपालों की नियुक्ति यही करता है। अनुच्छेद 316 के अनुसार यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति यही करता है। अनुच्छेद 338 के अंदर तीनों आयोग हैं दोस्तों, राष्ट्रीय एससी आयोग है, एसटी आयोग है और ओबीसी आयोग है, इन सभी की नियुक्ति भी कौन करता है, राष्ट्रपति ही करता है। तो ये नियुक्तियों के संबंध में थे। इसके अलावा देखिएगा कुछ राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न आयोग हैं जिनकी नियुक्ति भी कौन करता है, राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है।
जहां पर देखिएगा केंद्रीय वित्त आयोग, केंद्रीय वित्त आयोग का अध्यक्ष और उसके सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है, उसके सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। राजभाषा आयोग है, उसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। केंद्रीय सूचना आयोग जो है उसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा। केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। दोस्तों वैसे भी ये सारे जो अभी अपने लिख रहे हैं ना आयोग, ये हमारे सिलेबस में भी है, उनको एक एक करके भी देखेंगे तब ये चीज आपको दोबारा से याद आएगी। सीबीआई के अध्यक्ष और सदस्य, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, किसी देश में कोई राजदूत होगा या उच्चायुक्त होगा तो उसकी नियुक्ति है। केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपतियों की नियुक्ति है। किसी भी क्षेत्र को अगर अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना है, कोई एक एरिया है उसको अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना है तो कौन करेगा? राष्ट्रपति ही करता है। इसके अलावा हमने देखा प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, राज्यपाल, महान्यायवादी, ये सभी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है वो कार्य करते हैं। प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, है ना, व्यक्तिगत रूप से ये उन्हीं के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसलिए अनुच्छेद 239 क्या कहता है दोस्तों? केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति के नाम से होगा, ये इसमें कहा गया है। अनुच्छेद 240 देखिएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादरा नागर हवेली, दमन दीव, पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नियम बनाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास में होती है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। इसके बाद में अनुच्छेद 263 किससे संबंधित है? अंतर्राज्यीय परिषद, है ना। अंतर्राज्यीय परिषद पहले तो ये देखिए किस लिए बनती हैं, तो केंद्र, अंतर्राज्यीय हो गया ना राज्यों के बीच में, तो केंद्र और राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों का अगर हमें समाधान करना है तो उससे संबंधित जो परिषद है उसका भी गठन होता है राष्ट्रपति द्वारा। इसमें परस्पर समन्वय होना जरूरी है, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है दोस्तों। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर एक जरूरी बात है कि राष्ट्रपति जो है ना वो किसी भी जाति को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या फिर पिछड़ा वर्ग में डाल सकता है। राष्ट्रपति के पास में ही पावर है किसी जाति या जनजाति को घोषित करना, यानी किसी जाति को अनुसूचित जनजाति में डालना, पिछड़ा वर्ग में डालना या अनुसूचित जनजाति में डालना। तो राष्ट्रपति क्या करता है? राज्यपाल अगर उसको परामर्श देता है तो लोक अधिसूचना के माध्यम से राष्ट्रपति जो है किसी जाति को अनुसूचित जाति, जनजाति या पिछड़ा वर्ग में घोषित कर सकता है। ये राष्ट्रपति की पावर होती है। अब हम कुछ वित्तीय शक्तियां देख लें। कार्यकारी शक्तियां उतनी ही थी हमारे पास में। वित्तीय शक्तियों से संबंधित अनुच्छेद 109, 12, 13, 267 और 280 हैं। 109 क्या कहता है? धन विधेयक दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है। धन विधेयक जो होगा वो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही लोकसभा में रखा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। इसलिए कहते हैं ना कि धन विधेयक के ऊपर राष्ट्रपति को बाद में साइन करने ही होते हैं, क्योंकि ये इसकी अनुमति से तो आता है ना, लोकसभा में रखा जाएगा। जब पहले पूछ लिया तो फिर बाद में तो साइन करने में इसको दिक्कत ही क्या है बताओ। अनुच्छेद 109 ये कहता है कि धन विधेयक जो है वो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही लोकसभा में रखा जाएगा। दूसरी बात अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 112 बजट से संबंधित है, यानी राष्ट्रपति प्रति वर्ष वित्त मंत्री के द्वारा बजट रखवाता है। कौन रखता है बजट को? वित्त मंत्री रखता है, और ये जो बजट है वो राष्ट्रपति के नाम पे ही होता है। 113 अनुदान की मांग राष्ट्रपति की अनुमति से लोकसभा में रखवाई जाती है, अनुच्छेद 113। 267 हमने देखा आकस्मिक निधि, यानी इमरजेंसी फंड होता है। ये इमरजेंसी फंड के ऊपर राष्ट्रपति का ही नियंत्रण होता है। 500 करोड़ का ये फंड है जो हमारी संचित निधि से आता है, इसमें डाला जाता है। कोई इमरजेंसी होगी, देश के अंदर वित्तीय आपात है, तो फिर आकस्मिक निधि से पैसा निकाला जाएगा। वैसे तो अभी आप वर्तमान में देखें तो 500 करोड़ से होना ही क्या है, लेकिन है 267 में है ये प्रावधान। 280 बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा ये परीक्षा में पूछा जाता है। प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये मान के चलिएगा, काफी संभावना रहती है इस प्रश्न के आने की। तो प्रत्येक 5 वर्ष में एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा इसके द्वारा। वित्त आयोग का गठन होता किस लिए है? केंद्र और राज्य के मध्य वित्त की समीक्षा, यानी कितना पैसा करों का किसको मिलना है।
या फिर संचित निधि से अगर अनुदान लेना है तो उसके लिए भी वित्त आयोग का गठन किया जाता है। अब हम देखें न्यायिक शक्तियां, यहाँ से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे बनते हैं। न्यायिक शक्तियों के लिए अनुच्छेद 72, 103, 124(2), 143 और 217। सबसे पहले 72 में देखें, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति है ना। जब किसी ने कोई अपराध कर दिया तो पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, डिस्ट्रिक्ट के बाद में अब कह सकते हैं भी हाई कोर्ट में ले जाएंगे, हाई कोर्ट में भी नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में ले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में नहीं हुआ तो राष्ट्रपति के पास में पावर होती है क्षमादान की। क्षमादान की पावर क्या है? राष्ट्रपति चाहे तो मृत्युदंड को भी क्षमा कर सकता है, सैन्य न्यायालय की सजा को भी कम कर सकता है, संघ और समवर्ती सूची पर किए गए अपराध भी क्षमा कर सकता है। तो बहुत पावर है राष्ट्रपति की पावर को समझिएगा। हाँ, किसी मान लीजिएगा सुप्रीम कोर्ट ने भी किसी को मृत्युदंड दे रखा है तो राष्ट्रपति चाहे तो उसे क्षमा कर सकता है, लेकिन क्षमा करने की जो पावर है उसकी खुद की नहीं होती है, व्यवहार में जो मंत्री परिषद है उसकी सलाह से, क्योंकि ये खुद की सलाह से काम नहीं करता है ना। सबसे पहले हम देखें क्षमादान की शक्ति, पार्डन कहते हैं हम इसको, पूर्णतः माफ कर देना, दोष मुक्त मान लेना, बिल्कुल निर्दोष, है ना। क्षमादान में ये कहा जाता है किसी को जब हम क्षमा कर देते हैं तो उसके मन में हमारे मन में उसके लिए कोई भाव नहीं है और हम उसको इस तरह से छोड़ते हैं कि जैसे उसने कोई अपराध किया ही नहीं है। उसे हम क्या मानते हैं? क्षमादान की तरह मानते हैं, पूरी तरह से माफ कर देना और ऐसा स्वीकार करना कि इसने कोई अपराध किया ही नहीं है। फिर आता है लघुकरण, कम्यूटेशन। इसमें क्या होता है, दंड की प्रकृति और अवधि दोनों कम कर दी जाती है। ध्यान दीजिएगा, दंड की प्रकृति और अवधि दोनों कम कर दी जाती है। जैसे हम कहें कि मान लीजिएगा मृत्युदंड दिया हुआ था, या हम कहें एक प्रकार के दंड के स्थान पर दूसरा हल्का दंड, इसको उदाहरण से हम ज़्यादा समझ पाएंगे। यानी दंड की प्रकृति को भी चेंज कर दिया और अवधि भी कम हो गई। अब जैसे मान लीजिएगा किसी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास दिया गया था, 10 वर्ष का कठोर कारावास दिया गया था। अब उस 10 वर्ष के कठोर कारावास को 5 वर्ष के कारावास में बदल दिया गया और उसकी प्रकृति जो थी वो कठोर से क्या हो गई, सरल हो गई, है ना, साधारण कारावास उसको कर दिया गया। तो यही हमने कहा इसमें दंड की प्रकृति और अवधि दोनों ही कम कर दी जाती है। समझ गए होंगे इस बात को। देखो क्षमादान, पार्डन में तो हम उसको क्या कर देते, कोई अपराध किया ही नहीं है ना। लघुकरण में क्या करेंगे, हम प्रकृति भी चेंज कर देते हैं और अवधि भी चेंज कर देते हैं। फिर हम कहें परिहार, रेमिशन, ये कहता है कि दंड की इसमें प्रकृति तो नहीं बदलेगी लेकिन मात्रा कम हो जाती है। जैसे 10 वर्ष का कठोर कारावास था, अब कारावास 5 वर्ष का हो गया लेकिन रहा कठोर का कठोर। यहाँ देखिएगा दोनों की अगर आप तुलनात्मक रूप से देखेंगे तो लघुकरण में तो क्या हो रहा है, कठोर से सरल भी हो रहा है, 10 से 5 वर्ष भी हो रहा है। यहाँ पर परिहार में क्या किया जा रहा है, 10 से 5 हो गया लेकिन रहा कठोर का कठोर ही, यानी दंड की प्रकृति में हमने कुछ भी चेंज नहीं किया है। उसके बाद में देखिएगा विराम, रेस्पाइट, ये क्या कहता है कि विशेष कारणों से दंड की कठोरता को कम कर दिया जाता है। विराम देना, दंड की कठोरता को कम कर देना किसी विशेष कारण से। मान लीजिएगा कोई महिला गर्भवती है और उसको मृत्युदंड दिया गया है, तो फिर क्या उसको मृत्युदंड देना चाहिए क्या? नहीं ना, देंगे क्या बताओ, उसके बच्चा भी है तो जन्म होगा, तो उसको मृत्युदंड के स्थान पर हम क्या कर देते हैं, उसका पालन भी करना है तो उसको आजीवन कारावास दे देते हैं। किसके द्वारा, ये पावर किसने है, पहले फांसी की सजा थी, राष्ट्रपति को अपील की तो राष्ट्रपति उसको क्या कर सकता है, माफ कर सकता है, आजीवन कारावास में बदल सकता है। फिर देखो प्रविलंबन या निलंबन, रिप्रीव, इसमें क्या होता है कि सजा के निष्पादन पर अस्थायी रोक लगा दी जाती है। ये क्षमादान का प्रयोग है, मंत्रिमंडल के परामर्श से ही होता है। ये अभी बात करते हैं अपने इसमें। प्रविलंबन का क्या हो गया कि मान लीजिएगा अब सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा दे रखी थी तो प्रविलंबन क्या करेगा, सजा पर एक बार अस्थायी रूप से रोक लगा देगा, भी इसको फांसी अभी नहीं देनी, पहले राष्ट्रपति के पास में आएगा, राष्ट्रपति उसका फैसला करेगा। तो ये प्रविलंबन या अपने इसको निलंबन भी बोलते हैं। निलंबन वैसे सस्पेंड कह देते हैं लेकिन इसमें थोड़ा सा मीनिंग चेंज है, एक बार फिर से आपको बता दूं क्योंकि यहाँ थोड़ी सी उलझन हो सकती है। क्षमादान का मतलब क्या होगा, पूरी तरह से माफ कर देना, यानी दोष मुक्ति मान लेना, इसने कोई दोष कभी किया ही नहीं है।
लघुकरण का मतलब होता है कि दंड की प्रकृति और अवधि दोनों कम कर देना, है ना, जैसे 10 साल से 5 साल, कठोर से साधारण। और परिहार का मतलब क्या हुआ, प्रकृति तो हमने नहीं बदली लेकिन समय कम कर दिया। विराम में हम क्या करेंगे, विशेष कारणों से दंड की कठोरता को कम कर रहे हैं। और प्रविलंबन में जब तक फैसला नहीं आया तो अस्थायी रूप से हम इस पर रोक लगा देते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या पावर है, अनुच्छेद 103 में क्षमादान में क्या कर सकता है, चुनाव में भ्रष्टाचार करने पर निर्वाचन आयोग से परामर्श करके सांसदों को अयोग्य घोषित करने की भी पावर इसके पास में होती है। अभी ये एक बात रह गई थी कि क्षमादान का पावर वो खुद से करता है क्या, नहीं, मंत्रिमंडल के परामर्श से ही करता है। 124(2) अभी पीछे हमने देखा भी था नियुक्तियों के लिए। 143 में देखिए ये इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट शक्ति है इसकी, कोई विषय ऐसा है सार्वजनिक महत्व का है या कोई संवैधानिक विषय है तो उस पर वो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सकता है, उसको मांगना हो तो। अब हम कहीं भी सुप्रीम कोर्ट बाध्य है या नहीं, तो है भी और नहीं भी। अगर मामला 1950 से पूर्व का है, उस विषय पर सलाह ली है तो सुप्रीम कोर्ट बाध्य है, लेकिन 1950 का मामला है तो सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है, और नहीं दे तो नहीं दे, सुप्रीम कोर्ट दे दे तो दे भी दे। अब हम कहीं भी उसने सलाह जो दी तो उसको मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है क्या, नहीं जी, बाध्य नहीं है। फिर लास्ट में हम देखें कि इसकी सैन्य शक्तियां कौन सी है राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च सेनापति होता है तीनों सेनाओं का, है ना। युद्ध और शांति की घोषणा राष्ट्रपति करता है, हालांकि मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। भारतीय सेना को अन्यत्र कहीं भेजना हो तो यही भेजेगा। संसद विधि बना के राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियों का नियंत्रण भी कर सकती है, कम ज्यादा कर सकती है। कूटनीतिक शक्तियां, डिप्लोमेटिक जो पावर्स हैं, उसमें देखो किसी भी देश में राजदूत या उच्चायुक्तों की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। दूसरे देशों में राजदूतों को हमने कहा हमारे राजदूत जो दूसरे देशों में जाएंगे उनकी नियुक्ति भी यही करेगा। दूसरे देशों के राजदूत यहाँ पे, जैसे अमेरिका वाला यहाँ छोड़ रहा है तो उसके प्रार्थना पत्र भी यही स्वीकार करेगा। इंटरनेशनल लेवल पर भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, तो राष्ट्रपति ही करता है। सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियां अगर कोई भी होगी, अंतर्राष्ट्रीय संधियां समझौते राष्ट्रपति के नाम से ही होते हैं। जैसे माना पाकिस्तान से या अमेरिका से किसी से भी कोई संधि होती है, समझौता होता है, तो राष्ट्रपति के नाम से होगा। अब इसकी पदच्युति संबंधी भी शक्तियां, यानी कि इसको पद से हटा सकता है। प्रसाद पर्यंत जिसके होगा उसको तो हटा ही सकता है ना, राज्यपाल, महान्यायवादी, केंद्रीय मंत्री, इनको हटा सकता है। खुद से है ये तो, क्योंकि ये इसके प्रसाद पर्यंत होते हैं। संसद के समावेदन से यानी उनकी सलाह से न्यायाधीशों को, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटा सकता है, कैग को हटा सकता है। निर्वाचन आयुक्तों को, राज्य का हो चाहे मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो, इन सभी को वो हटा सकता है। तो दोस्तों ये थी हमारे राष्ट्रपति की शक्तियां, और मुझे उम्मीद है अच्छे से आपने सुना होगा, समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो एक बार वीडियो को दोबारा सुनेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। कुछ मुश्किल नहीं है, थोड़े बहुत डाटा हैं, जहाँ इंपॉर्टेंट है मैंने उस लाइन पे विशेष आपको ध्यान देना है, आराम से हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट क्लास में कुछ और नई चीज़ें देखेंगे, उपराष्ट्रपति के विषय में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, चलिए कल फिर मिलते हैं, तब तक यूं ही बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।